वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारत में जो एजुकेशन सिस्टम था यानी शिक्षा व्यवस्था जो प्राचीन काल में थी उसी को देखने का हम लोग आज प्रयास करेंगे। और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे और जिन्होंने इतिहास पेपर लिया होगा और उसके अलावा एमजेसी पेपर या एमआईसी पेपर जो भी होगा इन दोनों में से उन्हीं छात्रों के लिए यह इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत में इस शिक्षा व्यवस्था आखिर थी कैसे, तो उसको देखेंगे एजुकेशन सिस्टम में। और फिर उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन यानी कि प्राचीन भारत की कुछ संस्थान थी, तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और तभी आपका यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग उसी चीज़ को देखने का या समझने का प्रयास करते हैं। हिस्ट्री पेपर के जो भी छात्र हैं जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो उनके लिए है ये, एमजेसी हो या माइनर, एमजेसी या माइनर कोई भी आपने लिया हो तो ये दोनों के लिए ही लाभदायक और काम के लिए है, चूँकि आप दोनों का ही सिलेबस में इसको चर्चित किया गया है, यानी उसके सिलेबस में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था थी कैसे आखिर, तो उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ था। चूँकि आप देखिएगा जैसे ही वैदिक पीरियड प्रारंभ होता है यानी कि आर्यों का भारत में आगमन होता है और यहाँ पे उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया और वैदिक सभ्यता की शुरुआत जो होती है हड़प्पा के पश्चात, जो कि 1500 से 600 बीसी तक चलती है, तो उस पीरियड में देखिएगा कई एक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना उस समय हुई। उस समय भी देखिएगा गुरुकुल पद्धति के आधार पर शिक्षा प्रदान किया जाता था। उसके बाद देखिएगा ये गुरुकुल पद्धति जो है पूरे प्राचीन काल में जब तक प्राचीन काल को देखा जाता है तब तक ये व्यवस्थाएं चलती रही। और उसके बाद देखिएगा दिल्ली सल्तनत हो या मुग़ल पीरियड हो, उस दौर में भी ये गुरुकुल पद्धति चल रही थी, लेकिन ये छिटपुट मात्रा में उस समय उतनी प्रसिद्धि के साथ नहीं थी। लेकिन उससे पहले प्राचीन काल में यह गुरुकुल पद्धति काफ़ी अपनी प्रसिद्धि के साथ चल रही थी। तो इसी को आज हम लोग पहले देखेंगे, फिर उसमें शिक्षण संस्थाओं को देख लेंगे। तो चलिए उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब जिनके द्वारा ये जो शिक्षण संस्थाएं थी, जिनके द्वारा क्या होता था कि शिक्षा प्रदान किया जाता था, और इस शिक्षण संस्थाओं का जो प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थाएं थी उनकी स्थापना प्राचीन भारत के शासकों के द्वारा की गई थी। और जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य, जो शिक्षा का मुख्य आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानव का सर्वांगीण विकास करना या बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ना केवल उसको ज्ञान देना, इसके अलावा भी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को ज्ञान तो देना ही है। आज की शिक्षा में ज्ञान के साथ साथ बच्चों को शारीरिक मतलब हुष्ट पुष्ट भी करना यानी मजबूती प्रदान करना, उसको खेल उल में रुचि है तो उस चीज़ कि उसको ज्ञान देना, ये तमाम चीज़ें आज की शिक्षा व्यवस्था की थी। तो उसी तरह आप देखिए प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का भी यही उद्देश्य था कि सर्वांगीण विकास करना, मतलब बच्चों का केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो, बच्चों को अन्य चीज़ें भी प्राप्त हो, यानी सभी चीज़ें उसको मिले। तो यह भी इसकी व्यवस्था यानी इस समय की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपको। प्राचीन भारत में हुए शिक्षा के क्षेत्र में, माफ़ कीजिएगा यहाँ चिकित्सा लिखा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास को हम लोग निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। तो सीधा मतलब है कि प्राचीन भारत में देखिए शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ। इस समय कई एक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, वो सभी तरह से समृद्ध हो सके। तो ये इस समय की विशेषताएं थी या उद्देश्य था शिक्षा का। अब देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था का जो शुरुआत वैदिक काल में हमने बताया, तो वहाँ क्या था, तो उस समय था देखिए गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था, बच्चे क्या होते थे घर से बाहर निकलकर यानी अपने गुरु के पास जाते थे। मान लीजिए कोई स्कूल, आज ही सोचिए आज अभी स्कूल है तो स्कूल में कोई शिक्षक रह रहे होंगे, अगर उस समय का दौर में क्या होता था कि गुरु का ही घर जो होता था वही स्कूल के रूप में होता था। वहीं बच्चे जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं खाते पीते थे, अपना सो जाते थे। यानी वो कभी कभी तो कहा जाता है कि साल भर, 2 साल, 5 साल ऐसे बच्चे वहाँ पे रहते थे, तब वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वापस होते थे, यानी अपना घर आते थे। तो ये व्यवस्थाएं चलती थी गुरुकुल सिस्टम में। तो ये प्राचीन काल में ही यह व्यवस्था थी। और जो व्यक्ति या जो बच्चा, वैसे छात्र जो गुरुकुल में रहकर शिक्षा
प्राप्त करता था, यानी जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करता था, उसको बोला जाता था अंतवेसी, अंतवासी, अंतेवासी, अंतेवासी उसको कहा जाता था। संस्कृत टर्म है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अंतेवासी का मतलब होता है वे बच्चे जो गुरु के समीप या गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको अंतेवासी कहा जाता है। छात्र अपने उम्र का 24 वर्ष तक, यानी देखिए आपका उम्र जैसे मान लीजिए अभी 18 साल होगा, आप अपने 24 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर, उस समय प्राचीन काल में होता था बच्चा कि 5 साल 6 साल जब भी उसके गार्जियन उसको भेज देते थे, यानी माता पिता उसको गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज देते थे, वह जब जाता था वहाँ तो वह अपने उम्र का शुरू से लेके 24 साल, यानी सीधा सीधा मतलब समझिए ना, ब्रह्मचर्य जीवन जो उसका होता है 25 साल का, तो वहाँ तक वो शिक्षा प्राप्त करता था। उसके बाद वह घर आता था और फिर अपनी गृहस्थ जीवन को प्रारंभ करता था। तो यही प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था में देखिएगा गुरुकुल पद्धति का यही एक तरह से महत्वपूर्ण रोल था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बच्चों का समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार का मतलब इस समय के ही एक संस्कार हम बताते हैं आपको। जो आप जब स्नातक प्राप्त कर लीजिएगा, स्नातक की डिग्री जब आपको मिल जाएगी, तो आपका देखिएगा दीक्षांत समारोह होता है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी कराती है अपना अपना, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं भी कराती है, बट अधिकांशतः यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समावर्तन उसको संस्कार के रूप में आप समझ सकते हैं। जो कि प्राचीन भारत में समावर्तन संस्कार जो होता था, उसी को आप कह सकते हैं कि मॉडर्न अभी के समय में जो हम लोग का दीक्षांत समारोह है वही होता है। उसमें डिग्री उग्री दिया जाता था अभी, और उस समय क्या होता था, उस समय बच्चों को मतलब वहाँ समावर्तन संस्कार हो जाता था। तो इसका मतलब होता था कि अब आपका शिक्षा पूरा होता है, अब आप घर जाइए और वहाँ पे गृहस्थ जीवन को प्रारंभ कीजिए। तो यही होता था गुरुकुल सिस्टम में। अब हम लोग देखते हैं इसमें मेनली देखिए प्राचीन भारत में जो शिक्षक होते थे उनका मुख्य कार्य शिक्षा देना होता था, यानी गुरु उनको बुलाया जाता था। तो गुरु के कई एक नाम हैं, तो एक दो नाम जानने में कोई हर्ज नहीं है, आप जान लीजिए। वही चीज़ को हम बता भी रहे हैं कि आखिर कौन कौन से गुरु का क्या क्या नाम था, तो उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आचार्य कहा जाता था, गुरु का एक नाम था आचार्य। वे गुरु जो निःशुल्क कल्पसूत्र, उपनिषद तथा वेद का अध्ययन करवाते थे। मतलब वे शिक्षक जो एक भी रुपया नहीं लेते थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी रुपया नहीं लेते थे, और उसको निःशुल्क रूप से एजुकेशन देने का, यानी शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। और वो किस चीज़ की शिक्षा देते थे, तो कल्पसूत्र हुई, उपनिषद हुआ और वेदों की शिक्षा वो देने का कार्य बच्चों को करते थे। उनको क्या बोला जाता था, तो आचार्य बोला जाता था। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरे होते थे उपाध्याय। वे शिक्षक जो अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ शुल्क लेते थे। जैसे कि मान लीजिए आप ही एक शिक्षक बनिएगा, तो आपको भी सरकार कुछ शुल्क देगी, यानी कि आपको कुछ वेतन देगी, ताकि आप भी अपना जीविकोपार्जन कर सके। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी दौर में जीविकोपार्जन के लिए उसको कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता होती है। तो प्राचीन काल में भी यह व्यवस्था थी कि भाई आप अगर अपनी जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, यानी अपने जीवन की क्रियाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए आपको कुछ धन की आवश्यकता है, तो वैसे जो शिक्षक धन लेकर पढ़ाते थे, यानी कुछ शुल्क लेकर पढ़ाते थे, उनको उपाध्याय बुलाया जाता था। और फिर देखिए प्राचीन काल में गुरु भी बुलाया जाता था किसको, शिक्षक को। उसके बाद प्रवक्ता भी बुलाया जाता था किसको, तो शिक्षक को बुलाया जाता था। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि शिक्षक को आचार्य हुआ, उपाध्याय हुआ, गुरु हुआ, प्रवक्ता, ये तमाम नामों से जाना जाता था। एक ही नाम है गुरु या शिक्षक या टीचर, उन्हीं को इन नामों से भी जाना जाता था। अब देखते हैं हम लोग कि प्राचीन काल में मान लीजिए कि गुरु के तो इतने नाम थे, क्या शिष्य के भी नाम थे? तो शिष्य के भी कई एक नाम होते थे, उनमें से महत्वपूर्ण हमने रखा है। तो उसको देखिए, नेष्ठिक, जिसको बोलते हैं नेषधिक, नेषधिक या नेष्ठिक, ये दोनों ही शब्द आपको मिले। तो ऐसे छात्र को नेष्ठिक या नेषधिक बोला जाता था जो कि जीवन पर्यंत मतलब शिक्षा ग्रहण करते थे और छात्र जीवन को ग्रहण करके रहते थे। तो ऐसे छात्र को नेष्ठिक या नेषधिक कहा जाता था, जो जीवन पर्यंत शिक्षा को ग्रहण करते थे। वो केवल और केवल ज्ञान ही प्राप्त करने का कार्य करते थे, उनको नेष्ठिक कहा जाता था। उसके बाद देखिए उपकुर्बान। उपकुर्बान का मतलब होता है वे छात्र जो गुरु दक्षिणा देकर, यानी गुरु को कुछ दक्षिणा के रूप में शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वो गुरु दक्षिणा अपने टीचर को दे देते थे और वहाँ से घर लौट आते थे, यानी अपने घर आ जाते थे। तो उनको बोला जाता था उपकुर्बान।
तो ये दोनों ही चीज़ याद रखिएगा। ये ऐसे छात्रों के लिए है कि नैष्ठिक हो या उपकुर्बान किसको बुलाया जाता था, छात्रों को बुलाया जाता था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब आ जाइए कुछ स्त्रियां हैं तो उनको क्या बुलाया जाता था, तो उनको देखिए। तो देखिए स्त्री जो शिक्षा प्राप्त करती थी उसमें से कुछ स्त्रियों को साधो वधू बोलते थे। तो साधो वधू वैसी स्त्रियां होती थी जो अपने जीवन में शिक्षा तो प्राप्त करती ही थी, लेकिन वह कब तक प्राप्त करती थी, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो वो शिक्षा कब तक प्राप्त करती थी, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि वो शिक्षा प्राप्त करती थी कब तक, जब तक उनका शादी विवाह नहीं हो जाता था। उनको साधो वधू, यानी वधू का मतलब होता है, आप जानते भी होंगे महिलाओं को वधू बुलाया जाता है जब उनका विवाह हो जाता है। तो इसी से आप याद रखिएगा, साधो वधू उस तरह की छात्राएं को कहा जाता था, यानी महिलाओं या इस लड़कियों को कहा जाता था जो अपना शिक्षा विवाह से पहले तक प्राप्त करती थी, यानी ग्रहण करती थी, उनको साधु वधू कहते थे। और दूसरा होता था ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी वो होती थी जो ब्रह्मचर्य रहकर, यानी ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करके जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने का कार्य करती थी, यानी ज्ञान अपना अर्जन करने का कार्य करती थी। वो मतलब जीवन भर अपना ज्ञानार्जन में ही अपना समय व्यतीत करती थी। उनको बुलाया जाता था ब्रह्मवादिनी या इसी को ब्रह्मचारी भी बोल सकते हैं आप। तो ये दोनों ही नाम किन के लिए है, महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए है जो कि शिक्षा ग्रहण करती थी, उनको क्या क्या नाम से जाना जाता था। तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं कि बुद्ध काल जब आया, जब आप देखते हैं महावीर और भगवान बुद्ध का समय आता है, तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था ऐसी थी। ये सब तो वैदिक काल का बात बताया हम। अब देखिए वैदिक काल के बाद आता है वैदिकोत्तर काल, जो कि आप देखिएगा 600 BC के आसपास का समय है, जब बुद्ध और महावीर का समय प्रारंभ होता है। तो उस दौर में भी कुछ महिलाएं होती थी, और उस समय भी प्रमुख जो शिक्षा के केंद्र होते थे वो मठ होता था, जो जैसे बौद्ध मठ है, जैन मठ है। तो ये तमाम जो जगह होते थे वहीं पे बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, या छात्रों को, या जो महिलाएं या लड़कियां होती थी वह भी अपना ज्ञान अर्जित करती थी। कहाँ पे, बौद्ध मठ, जैन मठ में रहकर। तो ये ध्यान में रखिएगा बौद्ध काल में। अब देखिए बौद्ध काल के बाद मौर्य काल आया। तो मौर्य काल और मगध साम्राज्य की स्थापना जब होती है, उस समय भी क्या होता है कि जो बड़े बड़े घराने यानी शासक परिवार के बच्चे होते थे या महिलाएं होती थी, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए उनको भेज दिया जाता था। मतलब उनके लिए गुरु स्वयं आते थे उनके घर पे, उनको शिक्षा प्रदान करते थे या देते थे। और वहीं उस समय देखिएगा जो बच्चे होते थे यानी पुरुष या छात्र होते थे या लड़के होते थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए जैसे कुछ महाविद्यालय थे, जैसे तक्षशिला का नाम जानते होंगे। मौर्य काल में तक्षशिला का बड़ा नाम था, चूँकि वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद चाणक्य, इन तमाम लोगों ने ज्ञान का अर्जन किया था, यानी शिक्षा को प्राप्त किया था। तो वहाँ पे भेज दिया जाता था उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और आरंभिक शिक्षा उनको गुरुकुल में दी जाती थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए कि मौर्य के काल के बाद गुप्त काल में भी कुछ इंस्टीट्यूशन खुले। तो उन तमाम चीज़ों को अब धीरे धीरे हम लोग बारीकी से समझते हैं। अब आपका मेन जो हेडिंग है उसमें हम लोगों को देखना है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र यानी कौन कौन से वो स्थान थे जहाँ पे शिक्षा दिया जाता था और वहाँ से शिक्षा बच्चे प्राप्त करते थे। तो उन केंद्रों को अब देख लेते हैं। तो देखिए पहला है तक्षशिला विश्वविद्यालय। आप जानते होंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ से चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इन लोगों ने अपना शिक्षा प्राप्त किया था। तो कहाँ से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तो आपको लगता होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में है, जो कि अभी वर्तमान जब भारत की आज़ादी के पश्चात भारत का जो विभाजन हुआ उसके बाद देखिएगा ये पाकिस्तान क्षेत्र के रावलपिंडी ज़िला में पड़ता है तक्षशिला। वहीं पे यह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अब यह अवशेष है केवल, इसके अभी कोई भी कहिए तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अब कुछ भी नहीं है, अब केवल और केवल उसके अवशेष ही बचे हैं। तो इसकी स्थापना जो है स्थापना भरत ने किया था। इसकी स्थापना भरत नामक एक राजा थे, उनके द्वारा किया गया था। तक्षशिला को भारत का द्वार भी कहा जाता है, चूँकि यहीं से भारत में प्रवेश करने का मतलब एक तरह से सुगम रास्ता माना जाता है तक्षशिला को। यह भी ध्यान में रखना। यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में अवस्थित है। कौन, सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला अवस्थित है। तो आप देखिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से कौन कौन से वैसे छात्र हुए जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। जैसे जीवक के बारे में आप जानते हैं, ये चिकित्सा शास्त्री थे। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी नॉलेज था और इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में
अपने अभूतपूर्ण कार्य किए, जो कि हमने चिकित्सा शास्त्र आपको बताया था आयुर्वेद के बारे में, तो वहाँ पे इसके बारे में हमने चर्चा किया है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को मतलब प्लेलिस्ट में जाके, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बुलाया जाता है, इन्हीं का अर्थशास्त्र है। तो यह भी कहाँ से पढ़े थे? तक्षशिला से। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन पढ़ाया था? तो ये आचार्य कौटिल्य। कौटिल्य देखिए तक्षशिला में पढ़े और वहीं फिर पढ़ाने लगे, और उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ ले जाके पढ़ाया, और वहीं से पढ़ाने के पश्चात वो भारत विजय की योजना बनाते हैं और भारत को जीतते हैं, और फिर यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद देखिए पाणिनि। पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी है, आप जानते हैं, प्राचीन जो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई ग्रंथ है पाणिनि की, तो इसको भी ध्यान में रखना। और पतंजलि की रचना है महाभाष्य, जो कि यहीं से पढ़ के निकले थे। यानी तक्षशिला से कौन कौन पढ़े थे आपसे पूछा जाएगा, तो जीवक, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पाणिनि और पतंजलि, ये तमाम नामों को आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि काशी भी प्राचीन काल में जो है, जिसको अभी वर्तमान में वाराणसी बोलते हैं हम लोग, तो वह भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये नाम केवल ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद देखिए कन्नौज भी देखिएगा 12वीं शताब्दी में, जब पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश का शासन चलता है, ये तीनों ही वंश यही कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी कन्नौज में उस समय देखिएगा, उसी समय इन राजाओं ने, यहाँ के राजाओं ने शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया, यही कन्नौज को। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए मिथिला जो है, उपनिषद काल में मिथिला जो है एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ये बिहार में पड़ता है मिथिला, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद आ जाइए अब कुछ नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, तक्षशिला है, नालंदा, विक्रमशिला, ये तीनों ही विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के बहुत ही समृद्ध विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है ये भारत का ऑक्सफोर्ड के रूप में था। यानी आज का जो ऑक्सफोर्ड है, या फिर आप देखिएगा कोई भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, यह भी इसके सामने कुछ नहीं था। उस समय इतनी ये डेवलप्ड विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित था। तो इसमें देखते हैं नालंदा। तो ये नालंदा जो है बिहार राज्य जो है, आप जानते हैं बिहार राज्य, तो उसी का जो है नालंदा, जो राजगीर के समीप एक बड़गांव जगह पड़ता है, तो उसी को प्राचीन काल में नालंदा बुलाया जाता था। तो वहीं पे ये विश्वविद्यालय स्थापित था। उसके बाद बड़गांव के पास, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद नालंदा के खंडहर की खोज, यानी देखिए ये विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो काफ़ी समृद्ध विश्वविद्यालय था, लेकिन बाद में देखिए बख्तियार खिलजी जब भारत पे आक्रमण करता है, तो इस नालंदा विश्वविद्यालय को वो ध्वस्त कर देता है, यानी उसको जला देता है। तो उसके बाद जब जल गया तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। तो हालांकि आज भी नालंदा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और एक प्रोजेक्ट लाया गया है कि एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी पुनः नालंदा में, लेकिन अभी भी वह कार्य हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते कि कब तक होगा। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इतना जानिए कि इसके बारे में, या इस खंडहर को पहली बार किसने खोजा, तो कनिंघम के द्वारा खोजा गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की है? कुमारगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, कुमारगुप्त प्रथम, उन्हीं के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह गुप्त काल का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। जब आप गुप्त काल पढ़िएगा तो उस समय का प्रमुख शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है, और यहाँ पे शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए कुछ अन्य विश्वविद्यालयों को देखें। वल्लभी विश्वविद्यालय, यह वल्लभी विश्वविद्यालय जो है, वल्लभी जो है कि गुजरात राज्य में पड़ता है, जो कि काठियावाड़ जिला है गुजरात का, वहीं पे है वल्लभी। तो वहीं पे यह विश्वविद्यालय स्थापित था। और वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रथम बिहार का निर्माण जो है मैत्रक वंश के ध्रुवसेन प्रथम की पुत्री जो थी दद्दा, उनके द्वारा कराया गया था। तो ये बात ध्यान में रखिए। देखिए कुछ विश्वविद्यालय जो है ना, वो बिहार के रूप में, तो बिहार का मतलब होता था ना कि एक तरह से जो प्राचीन काल में बौद्ध संघ के लोग रहते थे जहाँ पे, तो उसको बिहार बुलाया जाता था, उस रूप में उसको स्थापित किया गया, और बाद में वही शिक्षा का केंद्र बना। तो वल्लभी विश्वविद्यालय की भी स्थापना एक बिहार के रूप में हुई, और बाद में यह भी एक शिक्षा का केंद्र बन गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा वल्लभी को। तो उसके बाद अब थोड़ा देख लें कांची ये जो है, ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, केंद्र बिंदु था। चूँकि आप देखिए दक्षिण भारत में पल्लव वंश की स्थापना होती है, और शासन उनके शासकों के द्वारा किया जाता है। तो उसी में आप देखिएगा कांची जो है पल्लवों की राजधानी होती है, पल्लव वंश की राजधानी कांची होती है, इसीलिए उसको बुलाया जाता है कांची का पल्लव। तो कांची में ही देखिएगा दक्षिण भारत का यह
प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। चूँकि देखिए पल्लव वंश की ये राजधानी थी, तो राजधानी होने के कारण पल्लव शासकों ने इसको काफ़ी समृद्ध बनाया, यानी काफ़ी विकसित बनाया। आज भी सोचिए भारत की राजधानी नई दिल्ली है, या आप झारखंड के रहने वाले हैं तो रांची है, तो आप देखिएगा रांची जो है, या बिहार की राजधानी पटना है, या लखनऊ है यूपी की, तो ये तमाम जो राजधानियाँ हैं ये उस राज्य की सबसे विकसित जगह मानी जाती है, वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी अधिक होता है। तो उसी तरह कांची भी पल्लव की राजधानी थी प्राचीन काल में, तो वहाँ भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र के रूप में इसको माना जाता था। तो और पल्लव शासकों के द्वारा इसको काफ़ी संरक्षण दिया गया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए घटिका, दक्षिण भारत में जो शिक्षण केंद्र तो होता था जहाँ पे शिक्षा दिया जाता था, जैसे कि उत्तर भारत में देखिए गुरुकुल चलता था, तो उसी तरह घटिका कहा जाता था दक्षिण भारत में, जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते थे लिखते थे। यानी कि अभी के विश्वविद्यालयों के रूप में जो स्थान होता था उस समय दक्षिण भारत में, उसको घटिका बोला जाता था। तो इसे भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद देख लीजिए कि उदंतपुरी महाविद्यालय या महाविहार, उदंतपुरी महाविहार की स्थापना जो है पाल वंश के प्रमुख शासक जो थे गोपाल, जो आप देखिएगा गोपाल के द्वारा उदंतपुरी महाविद्यालय की स्थापना या महाविहार की स्थापना की गई, और यह भी बाद में देखिएगा महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र बन जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ शिक्षा के केंद्र थे। ऐसे शिक्षा के केंद्र तो बहुत हैं, लेकिन इतना अगर आपको याद है तो आप निश्चिंत रहिए कि आप इतना अगर लिख के आते हैं तो आपका बहुत अच्छा आंसर भी होगा, बहुत अच्छा नंबर भी लेके आएंगे। उसके बाद आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी लिखिएगा, चूँकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में हमने पहले ही पढ़ा दिया है, उसका सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और अगर इस वीडियो के जो हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, जो कि हमने ये जो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया है, तो यह अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। उसके बाद यह आपके नोट्स को आपको दे दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना, ये फ्री में आपको दिया जाता है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।